हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पुनीत आपको जो करंट अफेयर और जीएस की क्लास देता हूं हमेशा की तरह, आज लेके आया हूं करंट अफेयर नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज। जैसा कि आपने देखा था कल के लेक्चर में हमने नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज डिस्कस की थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट का चयन हुआ, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। हमारा जो जीएस का लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, आप लोग उसको भी जाके देखिए। अभी हम उसमें वैदिक पीरियड को पढ़ा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो जाइए आप वहां पे उन लेक्चर को भी वहां से नोट डाउन करिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए आपके एग्जाम के लिए। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है। अब जैसा कि कल मैंने आपसे डिस्कस किया था करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक, देखिए आपका, मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई का एग्जाम हो और यूपी कांस्टेबल का हो और दिल्ली कांस्टेबल का आज न्यूज में, कल ही न्यूज में मैंने देखा कि दिल्ली कांस्टेबल का भी न्यूज में आया है वैकेंसी के बारे में। तो ये बड़ी वैकेंसीज आई हैं, तो आप लोग पूरा हिम्मत और पूरी ताकत से लगा दीजिए। अपने को कमजोर नहीं समझना है, बस ये समझ लीजिए कि आने वाले 3-4 महीने अगर आपने कस के मेहनत कर ली, पूरी फुल्ली फोकस होकर आपने पढ़ाई कर ली, तो ये वैकेंसीज में आपका एक सीट पक्का है। बाकी हम अपनी तरफ से मेहनत ये कर रहे हैं, जितने भी हमारे टीचर हैं, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हैं, चाहे वो मैथ वाली मैडम है, चाहे मैं जीएस एंड करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं आपको, और हिंदी के सर है, वो सब आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन। और अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करनी है तो आप हमारे जो कांटेक्ट नंबर है हमारे चैनल पे, उस पर आप संपर्क करिए। और हमारा सेंटर, जो ऑफलाइन सेंटर है क्लास एमएट एकेडमी का, वो मुखर्जी नगर बत्रा पे है, ठीक। तो आप लोग पूरे तन मन से लग जाइए एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही सुनहरा अवसर है, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इन सब चीजों को देखते हुए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है। इसको मैं बोल दूं आपको कि राष्ट्रीय परिदृश्य की न्यूज या नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज जो है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार, और शुरू करते हैं हम आज का पहला इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आपने अगर अखबार आप पढ़ रहे होंगे तो एक नाम चर्चा में आया है, आदिवाड़ी। ये क्या है? आदिवाड़ी जो है, यह एक भारत का पहला फर्स्ट एआई लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। किसका? आदिवासी भाषाओं का, ट्राइबल लैंग्वेज का, आदिवासी भाषाओं का। लिख लीजिए आप, आदिवासी भाषाओं का, ट्राइबल लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट एआई लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है? भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक, भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। हिंदी में लिख लीजिए इसको, अनुवादक, ठीक है। आदिवासी भाषाओं का आदिवाड़ी, ये आप नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। इसको आप नोट करिए। आदिवासी भाषाओं का जनजातीय भाषाओं के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसको अब चूंकि आदिवासी से रिलेटेड है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। लिख लीजिए। क्या होता है एग्जाम में, देखिए एग्जाम में कुछ भी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि ये जो आदिवाड़ी है ये क्या है, और ये किस चीज के लिए बनाया गया है, फिर इसको किस मंत्रालय ने जारी किया है, ठीक। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको याद रहे। अच्छा, इसमें कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो आप जैसे एक इसमें एग्जांपल के लिए लिख लीजिए। पहले आप ये नोट कर लीजिए कि क्या है, फर्स्ट भारत का पहला एआई जनरेटेड या एआई संचालित लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषाई अनुवादक है। किसका? आदिवासी भाषाओं का, जनजातीय भाषाओं का। आदिवासी को जनजाति बोलते हैं, याद जानते रहिएगा, जनजातीय भाषाओं का। ये दोनों शब्द देखिए, ट्राइबल दोनों के लिए युक्त है, ठीक।
और उसका नाम क्या है? आदिवाणी। किस मंत्रालय ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक, आदिवासी मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, जनजाति भाषाओं में जैसे संथाली है, संथाल के क्षेत्र में संथाली भाषा है। जो गोंड जनजाति है वो उनकी भाषा जो है गोंडी है। ऐसे ही कई भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, संथाली, गोंडी एटसेट्रा। ठीक, अच्छा, इसमें इसको डेवलप करने में किस किस इंस्टीट्यूशन ने योगदान दिया? तो ऐसे क्या है, इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशन है, बट जो लीड किया है उसका वो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन था IIT दिल्ली। इसमें और भी है जैसे बिट्स पिलानी। ठीक है, ये इंडिया के टॉप मोस्ट जो इंस्टीट्यूशन है टेक्निकल, IIT दिल्ली आप जान रहे हैं। तो इस IIT दिल्ली के लीडरशिप में हुआ है, ध्यान रखना। बाकी सबका सहयोग है बट लीडरशिप किसकी है? IIT दिल्ली की। तो अगर पूछ ले कि आदिवाणी के निर्माण में किस इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप है? IIT दिल्ली। आदिवाणी क्या है? भारत का पहला AI लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भारत का पहला AI संचालित जनजाति भाषा अनुवादक। ठीक है, जनजाति भाषा या आदिवासी भाषा अनुवादक। ठीक, एक बार इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो ये सारे फैक्ट आपके पास आपके मोबाइल में सेव रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, एक बार इसका स्नैप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम इसको रब कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। देखिए एग्जाम में सीधा ऐसे पूछेगा आदिवाणी क्या है, और उसमें दे देगा कि आदिवाणी एक रेडियो है जनजाति भाषाओं के लिए, या दे देगा कि आदिवाणी एक स्कीम चलाई गई है जनजातियों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आदिवाणी क्या है। ठीक, कि आदिवाणी क्या है? AI द्वारा संचालित भारत का प्रथम जनजातीय भाषा अनुवादक। ठीक, बिल्कुल आपको क्लियर रहना जरूरी है। अब अगला हम बात करेंगे, एक सर्वे आया है, उस सर्वे का क्या नाम है? उस सर्वे का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन से रिलेटेड सर्वे है। लिखिए, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल सर्वे एजुकेशन 2025। कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल सर्वे एजुकेशन 2000, एजुकेशन को मैं एडू लिख रहा हूं यहां पे, 2025। ठीक, ये क्या है? ये जो रिपोर्ट आई है या सर्वे आया है, इसमें बताया जा रहा है कि भारत में जितने बच्चे हैं उनमें सरकारी में कितने इनरोल हैं, प्राइवेट कितने NGO के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें चीजें ये तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या बताया जा रहा है। अब इसमें ये चीज आप करिए कि इसको कौन जारी कर रहा है। तो इसको जारी कर रहा है नेशनल सैंपल सर्वे। क्या? NSS। नोट करिए आप इसको, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल सर्वे एजुकेशन 2025। ये इसको कौन जारी कर रहा है? NSS, नेशनल सैंपल सर्वे। अच्छा, ये किसके अंतर्गत आता है? नेशनल सैंपल सर्वे ये आता है मोस्पी के अंदर। मोस्पी क्या है? अंडर मोस्पी। मोस्पी शॉर्ट फॉर्म है, मोस्पी के मतलब मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, मोस्पी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ, ये हो गया NSS, नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय नमूना
सर्वेक्षण, राष्ट्रीय, हिंदी में थोड़ा सा शब्द ऐसा ही होता है, सैंपल नमूना होता है ना, सर्वेक्षण। यह एक संस्था है एनएसएस के द्वारा जाके, ये किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की ये रिपोर्ट है, ठीक, नेशनल सैंपल सर्वे, मोस्पी, ठीक है, मंत्रालय ये है और संस्था ये है एनएसएस, इसके सर्वे में ये रिपोर्ट आई है, कौन सी? कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल सर्वे एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, हिंदी में इसको मैं लिख दे रहा हूं, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण। कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ हिंदी क्या होता है? व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025, हिंदी में ये है, इंग्लिश में ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल सर्वे एजुकेशन। अच्छा, अभी हमने देखा कि ये किसको कौन जारी करता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कहाँ क्या सारी चीजें होती हैं। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि इसके अंतर्गत बताया क्या गया। पहले आप इसको स्नैप ले लें या लिख नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके मुख्य बिंदु में ये हो गया। इसमें सबसे इस रिपोर्ट में जो बताया गया है वो पहला पॉइंट ये है कि जो छात्रों का नामांकन है ना, छात्रों का इनरोलमेंट जिसको बोलते हैं, नामांकन या इनरोलमेंट, नामांकन समझते हैं कि क्लास में जो नाम हम लिखवाने के लिए, तो छात्रों का नामांकन में सरकारी स्कूलों का हिस्सेदारी कितनी है? छात्रों के नामांकन में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी जो है वो है 55.9%। कितनी है? 55.9%, 55.9। नोट कर लीजिए इसको, छात्रों का नामांकन सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी क्या है? 55.9% है। छात्रों के इनरोलमेंट में, स्टूडेंट के इनरोलमेंट में जो गवर्नमेंट स्कूल की हिस्सेदारी है वो है 55.9। तो आप ये याद रखिएगा। एग्जाम में देखिए, मैं आपको बता दूं, एग्जाम में सीधा रिपोर्ट देगा और पूछेगा किसने जारी किया। तो याद रखना कि एनएसएस के सर्वे में मोस्पी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा ये चीजें जारी की गई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 55.9%। ठीक है, और एक इसमें डेटा और याद रखिए कि निजी क्षेत्र के जो है स्कूल हैं, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर के, जो कि जिनको सहायता नहीं मिलती है गवर्नमेंट से, एक तो होते हैं गवर्नमेंट फंडेड, इन्होंने, इनकी हिस्सेदारी कितनी है? इनकी हिस्सेदारी करीब 33% है, लगभग 33%, 33% है। ठीक है, लगभग एग्जैक्टली ये डेटा है, आप याद रखिए 32 के आसपास है, 31.9%। तो 30 या 31 आ जाए तो आप, निजी क्षेत्र का कितनी हिस्सेदारी है? 31, सरकारी का कितना है? 55.9%। ठीक, तो ये चीज है आपका ये सर्वे जो आया है, और इसमें क्या बताया गया कि नामांकन कितना हुआ है, किसकी क्या है हिस्सेदारी है, वो चीज बताएगी। ठीक है, तो आप इसका एक बार ले लीजिए स्नैपशॉट, फिर हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब इसको हम रब कर रहे हैं, आइए आगे बढ़ते हैं।
एक सूचकांक आया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सूचकांक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। मतलब राज्यों में स्टेट की क्या एफिशिएंसी है, उसका एक इंडेक्स है। ठीक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक, ये 2023-24 के लिए ये इंडेक्स आया हुआ है। हेडिंग डालिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक है, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक, अच्छा, ये एग्जाम में इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले इसमें यह पूछा जाएगा कि इसको किस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। तो आप याद रखना, इसको जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, अर्थात ऊर्जा मंत्रालय या विद्युत मंत्रालय, दोनों शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय या विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे ऊर्जा मंत्रालय, या कहीं कहीं विद्युत मंत्रालय भी लिखा मिलता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नोट करिए आप लोग। ठीक, तो इसको जारी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। बट इसको डेवलप कौन करता है? तो इसमें आप ये जान रखिए, दो संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक है संस्था जिसको बोलते हैं BEE, अर्थात ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, और दूसरी है AEEE। अभी मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, आप इसको लिखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BEE, और ये होता है अलायंस ऑफ एनर्जी इफिशियंसी AEEE। ठीक है, ऊर्जा AEEE अलायंस ऑफ ऊर्जा एनर्जी इफिशियंसी। ठीक, तो ये एक तो हमने क्या पता किया कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। दूसरा हमने क्या देखा कि ये किसके अंतर्गत आता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के अंतर्गत आता है। मतलब कौन जारी करता है? तो BEE जारी करता है और AEEE जारी करता है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, ये दोनों संस्थान बड़े इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी और दूसरा है अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक है, इफिशियंसी या एफिशिएंट इकोनॉमी, याद रखना, एफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक है, अलायंस फॉर एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। तो ये पूछेगा या तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर पूछेगा। अब देखिए इसमें कैटेगरी क्या होती है, मैं आपको बता दूं। इसमें कैटेगरी होती है, ये हो गया। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें कैटेगरी होती है फ्रंट रनर, अचीवर, जिसमें 4 श्रेणियां होती हैं। लिख लीजिए इसमें 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी होती है? एक होती है फ्रंट रनर की, ठीक, अचीवर की,
और देखिए फ्रंट रनर, अचीवर, और एक होता है कंटेंडर या दावेदार जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दावेदार। ये श्रेणी बनाई गई, आप जानते रहिए 4 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। और एक होता है जो एस्पिरेंट होते हैं, एस्पिरेशन वाली होती है, महत्वाकांक्षी श्रेणी जो होती है। तो फ्रंट रनर ये हो गया। अब देखिए इसमें 4 कैटेगरी हो गई, इसमें 4 ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से स्थान दिया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। तो मैं बता दूं सबसे बढ़िया जो परफॉर्म किया वो किसने किया है? महाराष्ट्र ने, याद रखना महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे, फर्स्ट। ग्रुप 1 में महाराष्ट्र फर्स्ट पे। कैटेगरी आप लिख लीजिए, 4 कैटेगरी है, कैटेगरी में 4 कैटेगरी है, ठीक है। फ्रंट रनर हैं, अचीवर हैं, और दावेदार हैं, और आकांक्षी लोग हैं, एस्पिरेशंस। और ग्रुप की बात करें तो महाराष्ट्र है ग्रुप 1 में फर्स्ट, ग्रुप 2 में है आंध्रा अर्थात आंध्र प्रदेश, ठीक। ग्रुप 2 में है आंध्र प्रदेश। ग्रुप 3 में है असम। ग्रुप 3 में कौन है? असम। और ग्रुप 4 में टॉप किसने किया है? ये सब फर्स्ट पोजीशन है, याद रखना, फर्स्ट। और ग्रुप 4 में है त्रिपुरा। ये हो गया आपका क्या? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक या स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में किसने स्थान हासिल किया है। ग्रुप 1 में महाराष्ट्र, ग्रुप 2 में आंध्रा, और ओवरऑल अगर पहले पूछेगा तो महाराष्ट्र ही डालिएगा, क्योंकि सबसे इफिशिएंट, सबसे बेहतर किसी ने परफॉर्म किया है, ठीक है। अच्छा, यूपी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप यूपी के बारे में जानते रहिए कि यूपी जो है, यूपी किस में आता है, किस श्रेणी में आता है? फ्रंट रनर में है या किस में है? तो उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो है किसमें? कंटेंडर या दावेदार की श्रेणी में आता है, जो तीसरी श्रेणी थी, कंटेंडर की, दावेदार की श्रेणी में आता है उत्तर प्रदेश, याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसमें इस रिपोर्ट में एक चीज बताई गई है, इस रिपोर्ट में एक चीज ये बताई गई है कि केरल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केरल ने जो सोलर पंपों को लगाने का वो था ना, उसमें सबसे बेहतर उपलब्धि हासिल की है सोलर पंपों को स्थापित करने में। लिख लीजिएगा, लिखिए, सबसे बेहतर, सर्वोच्च लिख लीजिए सीधा, सर्वोच्च स्थान है इसका किसमें? सोलर पंपों में। केरल ने क्या किया है? ऊर्जा दक्ष पंपों को अपनाने में सबसे अधिक उपलब्धि हासिल की है। ऊर्जा दक्ष पंप, सोलर पंप, ऊर्जा दक्ष, ऐसे पंप, देखिए यहाँ पे सोलर पंप नहीं, ऊर्जा दक्ष पंप ही लिखना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं हो रही। ऊर्जा दक्ष पंप अर्थात जो ऊर्जा दक्षता में बेहतर हो। जैसे हम लोग देखते नहीं है कि एसी 3 स्टार है या फ्रिज आपका 4 स्टार या 5 स्टार है, तो वो उनकी दक्षता को दिखाता है कि वो कितनी एनर्जी लेके कितना ज्यादा काम करेंगे या कितना ज्यादा कूलिंग करेंगे, ठीक है। तो केरल इसमें सर्वोच्च स्थान पे है ऊर्जा दक्ष पंपों को स्थापित करने में अपने यहाँ। इसका करीब करीब 72% इसका भारांश केरल में है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ऊर्जा दक्षता सूचकांक, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स देखा, ठीक। एक बार आप स्नैप लेना हो, स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि कैसे कैसे ऊर्जा के बारे में जो रिपोर्ट आई है उसको हमने यहां पे डिस्कस किया।
अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अच्छा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस का जो करंट अफेयर था, आपको पता होगा कि अभी किस नए स्थान को शामिल किया गया है, तो वो है जो मराठा का मिलिट्री लैंडस्केप है उसको शामिल किया गया है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला टॉपिक डालिए, मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। मराठा सैन्य परिदृश्य, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठा सैन्य परिदृश्य किसमें? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। लिख लीजिए इसको, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। ठीक है। अच्छा, सैन्य परिदृश्य का क्या मतलब होता है? सैन्य परिदृश्य का मतलब होता है कि मराठा, आपको पता है कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, उसको आगे बढ़ाया, फिर उसमें कई सारे राजा हुए, जैसे बाजीराव, ये सब हुए। तो मराठा सैन्य परिदृश्य का मतलब है कि जो भी महाराष्ट्र या उसके आसपास के क्षेत्र में उन्होंने जो अपनी फोर्ट को स्थापित किया, जिससे कि लोग अपनी वो सुरक्षा कर सके दूसरे राज्यों से, तो वो जो अच्छे अच्छे दुर्ग बने या जो उनके लैंडस्केप बने, उन्हीं को बोला जाता है, अगर कंबाइंडली बोला जाए तो वो सारे फोर्ट को मिलाकर मराठा सैन्य परिदृश्य बोला जाता है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। ठीक है। तो ये मराठा सैन्य परिदृश्य में वो सारे किले, वो सारे फोर्ट आ जाएंगे जिनको जो मतलब मराठा जो अपने यहाँ एम्पायर था उनके द्वारा जिसको विकसित किया गया। ठीक है। तो अब हम इस पर डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से किले हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 12 कितने हैं? 12 फोर्ट है, 12 किले शामिल है इसमें। लिख लीजिए, 12 किले शामिल हैं। ठीक। अब देखिए 12 किले में क्या है, 12 में से 11 किले कहां हैं? महाराष्ट्र में, और एक किला है जिसको शामिल किया गया है, एक किला है कहां? जिसको बोला जाता है जिंजी का किला। क्या बोलते हैं? जिंजी का किला। वो है तमिलनाडु में। देखिए अब एग्जाम में क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में अगर आपको वो फंसाना चाहेगा तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मराठा सैन्य परिदृश्य के जितने किले शामिल किए गए हैं वो सभी के सभी महाराष्ट्र में अवस्थित है। नहीं, एक किला तमिलनाडु में है। उसका क्या नाम है? नोट कर लीजिए, उसका नाम है जिंजी का किला। तो आपको ये याद होना चाहिए, जिंजी का किला। और उन 11 में कौन कौन से हैं मैं उसको आप बता दूं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। 11 में कौन कौन से हैं? इसमें हैं तो कई सारे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना। रायगढ़ का किला, राजगढ़ का किला, रायगढ़ किला, रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, किला मतलब फोर्ट, आप समझ रहे हो ना? रायगढ़, राजगढ़। ठीक है। सिंधुदुर्ग, रायगढ़ का किला, राजगढ़ का किला, सिंधुदुर्ग। अब सारे लिखवाने का कोई परसेप्ट है नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा नोट कर लीजिए। शिवनेरी का किला, मान लीजिए पूछ ही ले। प्रतापगढ़ का किला,
इतना आप याद रखिए, अगर इसमें से आना होगा तो देखिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको 5-6 लिखवा दिए, वैसे है 11। और ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जिंजी का किला, क्योंकि ये एक है, यहां से पूछ सकता है कि कौन सा तमिलनाडु में है। जिंजी का किला तमिलनाडु में है। ठीक, तो कितने हो गए टोटल? 12। अच्छा, ये कहां पे डिसाइड हुआ? तो ये यूनेस्को की, याद रखना, यूनेस्को की 47वीं बैठक थी। 47वीं बैठक थी, उसी में ये डिसाइड हुआ। और ये बैठक कहां हुई थी? ये हुई थी पेरिस में, फ्रांस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जिंजी 12 कितने किले शामिल किए गए मराठा सैन्य प्रदेश में? किए गए हैं 12, जिसमें से एक है तमिलनाडु में, बाकी सब कहां है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अभी 11 नाम पूछेगा नहीं, इसलिए मैंने सारा बताया नहीं। रायगढ़, राजगढ़, सिवनेरी, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग, ऐसे आप याद रखिए। बाकी इतना आएगा नहीं, क्योंकि इतना ही नहीं पूछा जाएगा। वो केवल पूछेगा कि किसको शामिल किया गया, मराठा सैन्य प्रदेश। ये शब्द आपको याद रहना चाहिए, ये शब्द बिल्कुल दिमाग में रख लेना। मिलिट्री, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है ना, ये शामिल किया गया है। अच्छा, ये कौन सा स्थान है, किस नंबर का स्थान है जिसको शामिल किया गया? तो ये 44वें नंबर का भारत की तरफ से एंट्री है। कौन सी? 44वीं विरासत है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ध्यान रखना, ये संख्या पूछ सकता है। 44वीं विरासत है, हेरिटेज है, जिसको शामिल किया गया है। ठीक है, ठीक। तो कितने हैं? 44वीं ये हेरिटेज है जिसको शामिल किया गया। तो भारत की तरफ से कितने भी हेरिटेज हो गए? 44। कितने हो गए? 44। ठीक। अच्छा, इसमें देखिए जो 44 है ना, इसमें भी आपको मैं बता दूं कि इसमें भी कैटेगरीज बनती हैं। ठीक है, इसमें भी, अब इसको मैं मिटा दूं, इसमें भी कैटेगरीज बनती हैं। क्या कैटेगरी बनती है? जैसे एक कैटेगरी बनती है, जैसे 44 मैंने आपको बताया कि 44 हैं, तो 44 टोटल कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो, 36 तो हैं सांस्कृतिक स्थल भारत के। अगर टफ किया तो यहां से पूछ सकता है। जैसे आपका आगरे का किला हो गया, या आगरे का ताजमहल हो गया, ये सब 36 सांस्कृतिक स्थल हैं। 7 प्राकृतिक स्थल है, प्राकृतिक स्थल भी हैं जो कि हेरिटेज में शामिल किए गए हैं। एक मिश्रित श्रेणी का है, मिश्रित श्रेणी का। ठीक है, 36 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक स्थल मिश्रित श्रेणी का स्थल है। तो कितने हो गए? 36 + 7 + 1, 36 7 43 1 44। ठीक है, 44। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, इसमें 12 किले हैं ना मराठा मिलिट्री स्कैप में, 12 को एक ही स्थल माना गया। ध्यान रखना, एक स्थल के रूप में कैटेगराइज किया गया है, एक ही स्थल के रूप में। ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग ले लो, ये नहीं करना है, नहीं तो 12 और बढ़ जाएंगे 11। तो 12 के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहां पे हमने लगभग इसके बारे में डिस्कस कर लिया। आपको अगर स्नैप लेना हो ले लीजिए, फिर हम आगे चलें। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्नैप ले लिया होगा और आपने नोट कर लिया होगा, समझ भी गए होंगे। तो अगर कोई बोले
कि इस बार कौन सा शामिल हुआ है, तो मराठा सैन्य परिदृश्य, मिलिट्री, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये हो गया। इस साल जो स्वच्छता, जो स्वच्छ सर्वेक्षण आया इस बार का, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें नई कैटेगरीज बनी है। तो लिखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, आप जानते हैं कि हर बार दिया जाता है। इस वर्ष का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, हेडिंग डालिए आप लोग, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें पुरस्कार किसने दिया, तो ये दिया है राष्ट्रपति, हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। अच्छा, 21 इसका ये जो 24-25 है, ये कौन सा संस्करण है, तो ये संस्करण है 9वां संस्करण है, या लिख लीजिए इसको 9th एडिशन, लिख लीजिए इसको। दिल्ली में ही होता है, आप जान ही रहे हो। 9th एडिशन है, ठीक है, 9वां संस्करण है, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है। अच्छा, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम आप नोट कर लीजिए, थीम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इसकी थीम है। ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेगा वहीं। किसने जारी किया, किसके द्वारा दिया गया पुरस्कार, मुर्मू जी के द्वारा। कौन सा संस्करण है, 9th एडिशन, ठीक। अब इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। किसमें, 4 कैटेगरीज, 4 श्रेणियों में। चार श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी श्रेणी है, यहां मैं लिख रहा हूं, आप लोग यहां नोट करिए। कौन कौन सी श्रेणी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली श्रेणी है सुपर स्वच्छ लीग, इस बार ये नया बनाया गया है, ध्यान रखना। सुपर स्वच्छ, अभी तक तो स्वच्छ था, अब ये सुपर हो गया, स्वच्छ से ऊपर। और एक हो गया स्वच्छ शहर। अच्छा, इस बार जो इंदौर की जो रैंकिंग है, इसे इसमें आई है, ये टॉप पे, सुपर स्वच्छ में आई है। लिखिए सुपर स्वच्छ लीग, दूसरा डालिए स्वच्छ शहर, तीसरा डालिए विशेष श्रेणी, विशेष श्रेणी, कुछ है स्पेशल कैटेगरीज में भी दी गई है, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, स्वच्छ शहर, दूसरा हो गया सुपर स्वच्छ लीग, दूसरा हो गया स्वच्छ शहर, तीसरा हो गया विशेष श्रेणी,
और चौथा हो गया राज्य स्तरीय पुरस्कार। ये 4 श्रेणियों में इस बार का पुरस्कार राज्य स्तरीय पुरस्कार इसमें मिला। ठीक, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25। ठीक है, देखिए अब है क्या, जो विशेष स्वच्छता वाली कैटेगरी बनाई गई है ये इसमें है। विशेष स्वच्छता सुपर है ना ये, तो ये स्वच्छता से ऊपर वाला मामला चल रहा है। अच्छा, विशेष स्वच्छता वाली श्रेणी है ये नॉर्मल श्रेणी है। जैसे पहले आता था रिपोर्ट, उसमें 10 लाख से ज्यादा, 3 से 10 लाख के बीच, 5 से 10 लाख और 3 से 3 लाख से कम, इसमें अलग अलग कैटेगरीज में मिलेगा। विशेष श्रेणी है ये, जैसे कि कंटेंट बोर्ड होते हैं उन सब के लिए, और ये राज्य स्तरीय पुरस्कार है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि हर सेक्शन में किसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया, फिर उसके बाद कौन कौन किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो सुपर स्वच्छ लीग में, सुपर स्वच्छ लीग में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो आपको हमेशा के लिए पता है कि भाई स्वच्छता में सबसे टॉप पे कौन, इंदौर पहला, फर्स्ट। सेकंड कौन है, सेकंड है सूरत, ये कहां है, गुजरात। और इंदौर आपको पता है एमपी में। ये सुपर स्वच्छ लीग है, याद रखना आप लोग। इस बार स्वच्छ शहर की कैटेगरी से एक कैटेगरी दूसरी बनाई गई है, वो है सुपर स्वच्छ लीग की। ठीक है, तो सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर पहले पे है, सूरत दूसरे पे है। ठीक है, और थर्ड पे कौन सा है, थर्ड पे है नवी मुंबई। ठीक है, तो इस तीनों को नोट कर लीजिए आप लोग। सुपर स्वच्छ लीग में पहला स्थान है इंदौर को, दूसरा है सूरत को, तीसरा है नवी मुंबई को। ठीक है, और ये आपको बता दें कि ये जो है ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, पॉपुलेशन वाले। 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले ये सारे शहर हैं। इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, ये हो गए सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से। और अगर 3 से 10 लाख के बीच में बात करें, इसी में अगर 3 से 10 लाख के बीच में बात करें, 3 to 10 लाख, तो इसमें आपका नोएडा आता है, आपका चंडीगढ़ आता है। आप वैसे याद रखिए नोएडा बस टॉप पे, आगे छोड़ दीजिए, इतना जरूरत नहीं है। 3 से 10 लाख कैटेगरी में सुपर स्वच्छ लीग में कौन सा आएगा, नोएडा आएगा। 10 लाख से ऊपर की सीरीज में कौन है, इंदौर। अच्छा, कल मैंने आपको इंडेक्स पढ़ाया था कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसमें टॉप कौन किया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसमें टॉप किसने किया है, इंदौर ने। तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, सुपर स्वच्छ लीग के बारे में। ठीक है, अब हम अभी हमारे सर हैं वो आपसे थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन आपको देंगे, फिर इसके बाद हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वो सर कुछ बता रहे थे कि आप लोग क्लास करते रहिए, और ऑफलाइन बैचेस के लिए कुछ मैनेजमेंट का काम था तो इसीलिए हमें बुलाया गया था। सॉरी उसके लिए, फॉर इंटरप्शन। तो हमने क्या बताया, सुपर स्वच्छ लीग में टॉप इंदौर, सेकंड सूरत, तीसरा नवी मुंबई, और 3 से 10 लाख के बीच में नोएडा, चंडीगढ़। ठीक है, अब बात करते हैं स्वच्छ शहर के बारे में। स्वच्छ शहर की श्रेणी में ये हो गया। स्वच्छ शहर की श्रेणी में इस बार बाजी किसने मारी है, तो इस बार स्वच्छ शहर की श्रेणी में बाजी मारी है अहमदाबाद ने। किसने, अहमदाबाद ने। नोट कर लीजिए आप लोग, अहमदाबाद गुजरात में।
पहला स्थान स्वच्छ शहर में अगर पूछेगा तो अहमदाबाद, सुपर स्वच्छ लीग पूछेगा तो इंदौर। ध्यान रखना इस चीज को, अहमदाबाद स्वच्छ शहर की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त करने वाला शहर है, ठीक है। और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश वाले फिर से आ गए हैं भाई, भोपाल है। अच्छा, इस बार यूपी वाले भी पीछे नहीं है, यूपी वाले भी आ गए हैं, लखनऊ शहर आ गया है। यूपी की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने भी तीसरा स्थान प्राप्त किया है, किसमें? स्वच्छ शहर की श्रेणी में, थर्ड। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपी वालों, यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कांस्टेबल, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लखनऊ स्वच्छ शहर की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, याद रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों को आप लोग नोट कर लीजिए, पहला अहमदाबाद, दूसरा भोपाल, तीसरा लखनऊ, ठीक है। अच्छा, इसी श्रेणी में अगर बात करें 3 से 10 वाले में, तो टॉप किसने किया है? भायंदर है। यह एक स्थान है मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई के पास भायंदर एक स्थान है, ठीक है। 3 से 10 में कौन है? भायंदर जगह है, उसमें इन्होंने स्थान ने टॉप किया है, ठीक। भायंदर, मीरा रोड बोलते हैं, मीरा भायंदर, ये स्थान मीरा भायंदर के नाम से जाना जाता है। ये 3 से 10 के बीच में है, मीरा भायंदर, ठीक है। सॉरी, ये हो गया। अब हम बात करेंगे, ये 2 कैटेगरी हमारी हो गई, सुपर स्वच्छ लीग। एक बार आप स्नैप ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हो गया। अब हम बात करेंगे, हमने बोला था कि एक है स्पेशल कैटेगरी, 4 कैटेगरी की बात कही गई थी, तो अब हम बात करेंगे, एक हो गई सुपर स्वच्छ लीग, दूसरी हो गई स्वच्छ शहर की लीग, मतलब कैटेगरी। अच्छा, इसमें एक आध कैटेगरी और भी है, बट हम उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे विशेष श्रेणी वाले, तीसरा विशेष श्रेणी, विशेष श्रेणी के पुरस्कार, हेडिंग डालिए, विशेष श्रेणी के पुरस्कार। तो इस चीज में आप देखिए, इसमें 2-3 श्रेणियां हैं, जैसे सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है, मतलब जो गंगा के किनारे है और वो स्वच्छता में नंबर 1 हो, तो वो है प्रयागराज। नोट करते जाइए आप लोग, प्रयागराज। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? प्रयागराज। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा है? कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए बताना जरूरी है, सिकंदराबाद। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? प्रयागराज। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद छावनी है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र का पुरस्कार किसको मिला है? वह यूपी में गोरखपुर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र का पुरस्कार यूपी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सफाई मित्र का पुरस्कार किसको मिला है? मित्र पुरस्कार मिला है गोरखपुर को। तो ये आप लोग याद रखिएगा, गोरखपुर यहां पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड क्या है? सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का सिकंदराबाद को, तथा सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र का पुरस्कार मिला है गोरखपुर को। अच्छा, इसके साथ जबलपुर भी है, लेकिन अपना वाला जरूर याद रखना। यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, एमपी वाले एमपी वाला याद रख ले भाई। जबलपुर, गोरखपुर, ठीक है। इसमें शायद विशाखापट्टनम को भी, हाँ, ग्रेटर विशाखापट्टनम भी है, ग्रेटर विशाखापट्टनम भी इसमें शामिल है। ठीक है, ग्रेटर विशाखापट्टनम भी इसमें शामिल है।
किसमें? विशेष श्रेणी के पुरस्कारों में गंगा शहर में प्रयागराज, छावनी बोर्ड में सिकंदराबाद छावनी, सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र पुरस्कार गोरखपुर, आप याद रखना, जबलपुर और ग्रेटर विशाखापट्टनम तो है ही। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्नैप भी ले लीजिए, जिससे कि ये चीज छूटने ना पाए आपसे। अच्छा, चौथी श्रेणी के बारे में हम बात करेंगे। 3 श्रेणी हो गई। ऐसे शहर राज्यों के स्तर पे कौन से जिन्होंने बेहतर काम किया हो। मैंने बोला था ना कि राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं, राज्य के स्तर पर पुरस्कार। वैसे मैं आपको बता दूं, इतना इसने फैक्ट बता दिया, यहां से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। बाकी मैं अब चूंकि करंट अफेयर में है तो मैं करा दे रहा हूं, बट क्वेश्चन यही इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। हेडिंग डालिए, राज्य के स्तर पर पुरस्कार। इसमें क्या होता है, जो राज्यों के स्तर पर पुरस्कार मिलते हैं, जो राज्यों में जो शहर है उन्होंने बेहतर काम किया है अपने राज्यों के कंपैरिजन में, जो राज्य में कई सिटीज हैं उनके कंपैरिजन में जिन्होंने बेहतर कार्य किया है उनको ये पुरस्कार दिया गया। जैसे बिहार में पटना को दिया गया है, बिहार में किसको दिया गया है? पटना को दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट ज्यादा फैक्ट नहीं है, अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट वही हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर को, मतलब वही राजधानियों को दिया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर है, ऐसे ऐसे दिया गया, इसमें इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से हमने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार लगभग पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अच्छा एक फैक्ट इसमें बच रहा है, अंडमान निकोबार का एक शहर है, विजयपुरम करके नाम से एक स्थान है वहां का। देखिए, इसको एक कैटेगरी में अवार्ड मिला, चूंकि अंडमान निकोबार का बिल्कुल अलग से है ना, तो ये आप लोग याद रख लेना। मान लो एग्जामिनर का दिमाग घूम गया और पूछ ही लिया, तो लिखिए अंडमान निकोबार का विजयपुरम है जो, उसको मिला है प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का पुरस्कार। प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार, मान लो ये थोड़ा अलग है तो यहां पूछा जा सकता है। प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का पुरस्कार इसको मिला है। तो आपने यहां देख लिया, यूपी में किसको मिला है? यूपी में 3 बड़े फैक्ट इंपॉर्टेंट। प्रयागराज को गंगा शहर, लखनऊ को स्वच्छ शहर में 3rd पोजीशन मिली है, टॉप 3 में है वो, और गोरखपुर को मिला है किसमें? सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता मित्र पुरस्कार। ठीक है, तो यहां पे हमने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार डिस्कस किया। तो इस प्रकार से आज की करंट अफेयर की क्लास में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जिसमें कम से कम 8 से 10 फैक्ट हैं, जहां से एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, उसको हमने डिस्कस किया। आप लोग ऐसे ही हमारी क्लासेस को देखते रहें, अपना प्यार बनाए रहें, और जो चीजें पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और ऑफलाइन का बैच मैंने आपको बताया चालू हो चुका है, हमारी जो टीम है पूरा वर्क कर रही है उस पर। आप लोग बिल्कुल मेहनत से जुड़ जाइए। यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल या दिल्ली कांस्टेबल में एक सीट आपको पक्की करनी है, ये हमसे प्रॉमिस कीजिए, और हम लोग भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत से पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।